इस वक़्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूरोप पहुँचे हुए हैं और उन्होंने जर्मनी में ज़ाहिर बात है जर्मन जो चांसलर हैं उनसे मुलाकात की, फिर वो जो है वो और नॉर्डिक समिट में थे, फिर अभी एमेनुअल मैक्रोन जो हैं, उनके दोस्त, उनसे मिल रहे हैं और अगर आपको याद हो कि एमेनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली जो अपना री-इलेक्शन जीता है और आई थिंक उनकी जो पॉपुलैरिटी है मैक्रोन की पहले से कम हुई है मेरीन ले पेन के मुकाबले में। लेकिन फिर भी वो एक बड़े मार्जिन से जो उनका अप्रैल 2022 का जो इलेक्शन था वो जीते। तो जैसे ही अगर आपको याद हो वो जीते तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं अपने दोस्त एमेनुअल मैक्रोन को जो मुबारकबाद देता हूँ री-इलेक्शन की और हम इंडिया-फ्रांस ताल्लुकात को आगे लेके जाएँगे। खैर एनी हाउ ये तो चलेगा लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अब इंडिया जो है आपको पता है जो है वो एक बड़े पैमाने पे 2017 से लेके 21 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर रहा। सबसे बड़ा। दिस इज़ आई एम कोटिंग सिपरी को मैं कोट कर रहा हूँ। 2017 से लेके 2021 तक जो सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर था दैट वाज़ इंडिया, सेकंड नंबर पे इट वाज़ सऊदी अरेबिया, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना। खैर एनी हाउ अब मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खैर अपना वो डाइवर्सिफ़ाई वो करने की बातें कर ली है कि हम वो करें, लेकिन फ्रांस के साथ उनको जो फ़ायदा वो ये है कि वो राफ़ेल फाइटर जेट्स उन्होंने लिए हैं। उन्होंने मिराज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया हुआ है। फिर स्कॉर्पियन सबमरीन्स उन्होंने जो है वो फ्रांस से ली हुई हैं। और दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है, वो भी इस वक़्त 12-14 बिलियन यूरो के करीब है, बायलैटरल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि और ये मेरा ख़्याल है कि ये पिछले 10 साल में ही ज़्यादा बढ़ी है। और इस पे इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ मिलके इसलिए काम कर रहा है कि बिकॉज़ फ्रांस वो मुल्क है जो कि बेसिकली वेस्ट से वो हमारे पंजाबी में कहते हैं वाग चीरना। जो है ना अपने आप को डिसएसोसिएट करता है। वो हर एक चीज़ थ्योरी जो वेस्ट उनको अमेरिकन्स देना चाहते हैं वो बाय नहीं करते। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रेंच थे दे आर वेरी अनहैप्पी विद द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिका बिकॉज़ उन्होंने सारे के सारे यूरोप को बायपास कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, ये खत्म होती है, ये यहीं पे रहेगी और इंडो पैसिफिक में हम नए रूल्स बनाएँगे, हमें इंडिया चाहिए, हमें जापान चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया चाहिए, हमें अपने इन पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है। सो वो कह रहे थे कि ठीक है, आपको पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है अगर फ्रांस को अमेरिका को, तो फ्रांस को तो बहुत बड़ा फायदा है कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में फ्रांस के अपनी ओवरसीज टेरिटरीज हैं और वो जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं वो हमारी सॉवरन लैंड है, हम तो वहां जो मर्जी करें। वैसे उन्होंने उनको फ्रीडम दी है, इलेक्शन वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो उनका एक बहुत बड़ा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो सारी फ्रेंच टेरिटरी अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बड़े पैमाने पे एक इन्फ्लुएंस है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका गोइंग टू दिस ये जो पैसिफिक रिम है इस तक आप जाएं तो आपको वो बड़े पैमाने पे फ्रांस का असर नजर आएगा। फिर फ्रांस ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अनाउंस करा दी। अब इंडिया और फ्रांस भी मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया जो है वो बाकी क्वाड ममालिक के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। तो इंडिया हैज बिकम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब होगा क्या, होता क्या है, अब मोदी जो है वो एक तरफ तो वो जारी बात है अमेरिका के बड़े पार्टनर हैं, लेकिन मोदी जी जब फ्रांस जाते हैं तो कहते हैं कि हम मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, वी डू नॉट वांट द अमेरिकन्स टू लीड अस। ठीक है जी। अब ये जो इंडिया और फ्रांस जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। वो कहते हैं हम किसी एक सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करते। और एक लफ्ज होता है उसे कहते हैं मिनी मल्टीलैटरलिज्म। मिनी मल्टीलैटरलिज्म इज के कोई एक स्टेट जो है वो अपने ही अंदर अपने छोटे कुछ फ्रेंडली ममालिक को मिला के अपना एक ऑर्डर जनरेट करे। वो कहते हैं हम मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात भी नहीं करते, हम यूनिलैटरलिज्म की बात भी नहीं करते, हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जिसमें वो जैसे कहते हैं ना कि बाकी ममालिक को भी दिया जाए। और इंडिया के जो साबिक वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू वो भी इसकी बात करते रहे। फिर वो इंडिया नॉन अलाइंड रहा और वो सारा उस वक्त चलता रहा। और अभी आप देखें ना, अभी अमेरिकन को प्रॉब्लम थी। अमेरिकन नेवर रियलाइज दैट इंडिया को उनको ये वैल्यू देनी पड़ेगी कि यकदम जो है वो इंडिया ये पिछले 15 साल में जो उसने एक यू टर्न लिया है और इंडिया ने अपनी पोटेंशियल शो किया। द रीजन बिहाइंड इज इसमें एक बड़ी नेचुरल सी चीज है दैट दे हैव पॉपुलेशन, दे हैव उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उन्होंने उनको सही रास्ते में जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है, दे हैड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी।
कोई ओवरनाइट उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। हमें तो पूरी दुनिया वो चीज़ें देती रही, लेकिन हम तो कभी दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व, कभी डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी, कभी हाइब्रिड रिजीम। हम तो तजर्बे कर रहे हैं ना। हमने डायरेक्शन क्या लेनी है? हम डायरेक्शन लेते हैं, जहाज साडा उड़दा है, नाल ही फेटे वो थले फारक। क्यों? बिकॉज़ रीज़न बिहाइंड इज़ कि अभी वो उसमें हम चल ही नहीं पाते। इंडिया को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। 10 साल मोदी जी गुज़ारेंगे, 10 साल पीछे कांग्रेस गुज़ारेगी। जो सिचुएशन लग रही है, मुझे तो अगले भी 5 साल मोदी जी के लग रहे हैं। खैर एनी हाउ, सो ये जो चीज़ें हैं, फ्रांस भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है जी। वो फ्रांस जो है वो इंग्लैंड को कहता है, भाई तुम जो है ना, तुम एक वैसल स्टेट हो अमेरिका की। ठीक है जी। और हम वैसल स्टेट नहीं बनना चाहते। इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि हम इंडिया और जो फ्रांस है वो बड़ी ताकतें नहीं है। ठीक है, ये मिडल, इनको हम मिड साइज पार्ट्स कह लें, या मिडल किंगडम्स इनके लिए एक लफ्ज यूज होता है, या मिड साइज पार्ट्स इनको बुलाते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी ताकतें नहीं है, लेकिन दे हैव एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी। मुझे याद है कि आई वाज इन मैं अपने यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, 2007 8 9 की बात थी। तो हमारे सारे हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दो कोर्स पढ़ते थे हम इंडिया के ऊपर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। आई थिंक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से ये मेरे वो डिग्री में लिखे हुए हैं कोर्सेज। तो हम वो पढ़ते थे, तो वो क्वेश्चन हुआ उस वक्त, मुझे एक सर ने पूछा। तो मुझे तब भी अंदाजा था, हम जब पढ़ते थे, कि इंडिया हैज कैपेबिलिटी। सो दिस कैपेबिलिटी जो है, वी वर टॉकिंग बैक इन 2008 एंड 9, कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, दैट दे कैन ट्रांसलेट दिस कैपेबिलिटी इनटू समथिंग व्हिच दे वांट। सो इंडिया जो है वो और फ्रांस जो है, दे बोथ हैव, फ्रांस का तो खैर ये है कि वो थोड़ा जनरेशनली ऑब्वियसली दे आर रिच एंड ऑल दैट, लेकिन इंडिया का ये है कि इनका राइज जो है वो अभी हो रहा है, ये पिछले 20 साल में, फ्री ट्रेड एंड ऑल दैट। सो ये जो चीजें हैं, इंडिया और फ्रांस मिलके मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये जारी बात है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात करेंगे, इससे मामलात जो हैं वो बेसिकली दे आर चैलेंजिंग यूरोप, दे आर चैलेंजिंग अमेरिका, दे आर चैलेंजिंग इंग्लैंड। इंडिया रूस से $70 फी बैरल पे खरीदने लगा है ये तेल। पहले भी सस्ता खरीद रहा है, $105 का $70 पे खरीद रहा है। यानी वो तेल की कीमत को 50% कम कर सकता है, 50% कम कर सकता है। इस हद तक ये फर्क पड़ सकता है ऑल टुगेदर। इंडिया इससे क्या अचीव करने लगा, जरा आपको वो बता दूं सबसे पहले। लेकिन ये पॉइंट समझें कि जिस पॉइंट पे पाकिस्तान लेटा और न्यूट्रल साहब लेटे, वो थे रूस के साथ ताल्लुकात। आखिरी नेल इन द कॉफिन यही हुआ है। उससे पहले चल रहे थे मामला, बहुत पहले से चल रहे थे। इमरान खान को तो हटाना था इन एनी केस, लेकिन जो फाइनली हुआ ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो था रूस के साथ मामला। अमेरिका धमकियां दे रहा है, अमेरिका इंडिया को सूखी धमकियां। इंडिया को भी पता है कि पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। धमकियां दे रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है सॉफ्ट तरीके से जितना हो सकता है, लेकिन इंडिया नहीं सुन रहा। इंडिया जा रहा है, दूसरी तरफ हम लेट गए। हिंदुस्तान अमेरिकी धमकियों के आगे लमलेट होने के बजाय इन्हीं धमकियों को अपने मुल्क की मफाद के लिए शातिराना अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। वो कैसे? रूस को बता रहा है, देखो यार मुझे पे तो पाबंदियों का खतरा है, मुझे तो इतना दबाव है, तो मुझे और सस्ता दो तेल। इंडिया और सस्ता करवा रहा है तेल रूस से। इन्हें पता है कि रूस इस वक्त मुश्किल में है और हम रूसी तेल के कितने बड़े खरीदार हैं, लिहाजा वो डिस्काउंट मांग रहा है। तेल की दरामद के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, और फरवरी में यूक्रेन जंग के आगाज से लेकर अब तक हिंदुस्तान रूस से 40 मिलियन बैरल तेल खरीद चुका है। 40 मिलियन बैरल, जो पिछले पूरे साल के मुकाबले में 20% ज्यादा है। पूरे साल के मुकाबले में वो सिर्फ 2-3 महीनों में ज्यादा तेल खरीद चुका है। हिंदुस्तान इन हालात में रूस से सस्ता तेल खरीदने जा रहा है, जब पूरी दुनिया ने रूस पे ऐसी ऐसी तजारती पाबंदियां आयद कर रखी हैं कि रूसी तेल के कार्गो शिपमेंट के लिए कोई आलमी कंपनी इंश्योरेंस कवर देने के लिए भी तैयार नहीं है। इन तमाम तर मुश्किलात और धमकियों के बावजूद नरेंद्र मोदी ताहाल डटा हुआ है। क्या इस खबर पे मेरे पाकिस्तानियों आपको कोई अफसोस हुआ है? हम भी डट जाते तो हमें भी $70 $65 पे तेल मिल जाता। आज पाकिस्तान में 150 के बजाय शायद 130 पे आपको मिल रहा होता तेल। ज़ाहिर हम पहले ही सस्ता दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मजीद सस्ता हो जाता। छोटा माशी फायदा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि असल गेम क्या है। इससे हिंदुस्तानी सनती पैदावार सस्ती होगी, याद रखें, सनती पैदावार सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, अवाम पर महंगाई का बोझ कम होगा, हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स दीगर ममालिक की निस्बत सस्ती हो जाएंगी और हिंदुस्तान का ज़र मुबादला बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों को मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं दुनिया को, हम बांग्लादेश और इंडिया से डायरेक्ट कंपटीशन में हैं। जिसको थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, कंपेटिटिव रेट वो दे सकता है, उसकी बिक जाती है।
हमारी कोई क्वालिटी इंडिया बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छी नहीं है जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। जहाँ पे हम सस्ता रेट देते हैं कंपेटिटिव, और इंटरनेशनल क्वालिटी तो वही होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, वो दे सकते हैं, हमें वो ऑर्डर मिल जाता है। अब इंडिया जब इतना सस्ता तेल लेगा, उससे सस्ती बिजली बनाएगा, सनती पैदावार सस्ती हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, तो इंडिया कंपेटिटिव ज़्यादा हो जाएगा, इंडिया को सस्ता पड़ेगा सब कुछ, और हमारी एक्सपोर्ट्स पे वो नकब